नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों के प्रकरण को हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से 4-5 क्लास हम ले चुके हैं। और जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्नोत्तरी का टॉपिक है, जिसका नाम है कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श। इस टॉपिक को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम अभ्यास के लिए पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे और संभावित प्रश्न जो भी इस चैप्टर में से बन सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए। देखिए, पहला प्रश्न है, अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। अब ये देखिए, मैंने क्लास के समय भी आपको ये बात बोली थी कि आप एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट दोनों तरीके से प्रश्नों को हल करते समय इस तरीके से जरूर सोचेंगे, चाहे आप टीचर बने हैं चाहे नहीं बने हैं, पर आपको कम से कम इन प्रश्नों का उत्तर देते समय आपको प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर मैं क्लास में हूँ तो मैं कैसा बिहेव उन बच्चों से करें। क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, यानी कि एक शिक्षक कक्षा कक्ष के अंदर किस तरह का व्यवहार बच्चों के साथ करता है, किस तरह विषय वस्तु को वो प्रस्तुत करता है बच्चों के सामने, और अंतिम रूप से उसका उद्देश्य क्या होता है। उसी के आसपास की सारी प्रक्रियाओं पर आज हम इन प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि अध्यापक को कक्षा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। ऑप्शन है कि छात्रों का हालचाल पूछकर, पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर, नए पाठ की घोषणा करके, या नए पाठ की विषय वस्तु पूछकर। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सारे आंसर सही है, सारे विकल्प सही है, लेकिन कक्षा शिक्षण प्रश्न को ढंग से पढ़ना है, ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है कि कक्षा शिक्षण का प्रारंभ, यहाँ वो कक्षा शिक्षण की बात कर रहा है और शिक्षण का मतलब शिक्षा से जुड़े हुए बिंदु इसमें होने चाहिए। हालांकि छात्रों का हालचाल पूछकर भी वो बात कर सकता है। क्लास में शिक्षक गया, हाँ भाई कैसे हो आप, ठीक चल रहा है, पढ़ाई कैसी चल रही है, जैसा कि हम लोग आपसे बात करते हैं क्लास में आने से पहले कि कैसे हैं आप, आपकी तबीयत कैसी है, पढ़ाई कैसी चल रही है। ये हालचाल पूछ के भी कक्षा का प्रारंभ हो सकता है, शिक्षण का प्रारंभ नहीं, ये ध्यान रखना। इसलिए कई बार बच्चे इसको भी सही मान लेते कि भाई ये सही कैसे है, इसलिए यहाँ कह रहा है शिक्षण, कक्षा शिक्षण के प्रारंभ की बात कर रहा है, तो पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर ये इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा, हालांकि नए पाठ की घोषणा जाते ही कई बार शिक्षक कहते हैं भाई खड़ा हो जा, आज हम ये वाला पाठ पढ़ेंगे, वो तरीका गलत है। करने को तो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो, नए पाठ की घोषणा करके भी कर सकते हो, नए पाठ की विषय वस्तु पूछकर भी कर सकते हो, लेकिन ये सारे तरीके आदर्श नहीं है, गलत है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से सोच करके इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए, पूर्व ज्ञान की विषय से संबंधित प्रश्न पूछकर टीचर क्लास में जाने से पहले या क्लास में जाकर के वो विद्यार्थियों के सामने सीधे विषय वस्तु को प्रस्तुत नहीं करता है, वो विषय वस्तु पर आने से पहले प्रश्न पूछता है जो पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, और पूर्व ज्ञान से बच्चों का ज्ञान चेक करने के बाद में उसको ये पता चलता है कि इस विषय वस्तु के बारे में बच्चों का ज्ञान कितना है और मुझे कौन से स्तर से पढ़ाई शुरू करनी है। क्योंकि मनोविज्ञान ये कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षण करना जरूरी है, और शिक्षक की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों से प्रश्न पूछकर बच्चों के पूर्व ज्ञान को चेक करे और उस हिसाब से अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। यही मनोवैज्ञानिक तरीका है और एक टीचर को यही करना चाहिए। इसलिए प्रश्न का उत्तर रहेगा पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछकर। चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है अब कक्षा में आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। प्रैक्टिकली आप एक टीचर हैं, क्यों पूछेंगे आप प्रश्न। देख लेते हैं चारों ऑप्शन जरा। रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, और उपर्युक्त सभी। अभी हमने बात की थी कि किस प्रकार से कक्षा शिक्षण का प्रारंभ शिक्षक करेगा, उसके हिसाब से तो हमें लग रहा है कि केवल ये जल्दबाजी में पढ़ के आप इसको आंसर को उत्तर ना कर दें, क्योंकि यहाँ पर उपर्युक्त सभी भी दे रखा है। तो दो ऑप्शन और भी आप पढ़ लें कि क्या इनमें भी वास्तविकता है क्या। पूर्व ज्ञान का परीक्षण के लिए ये तो सच बात है कि शिक्षक प्रश्न पूछ रहा है बच्चों से तो उनके पूर्व ज्ञान का परीक्षण कर रहा है, लेकिन पूर्व ज्ञान का परीक्षण करने का उसका उद्देश्य ये भी होता है कि वो बच्चों को अभिप्रेरित करे, अभिप्रेरणा दे पढ़ने के लिए। जिस विषय वस्तु को वो प्रस्तुत करना चाह रहा है
है उसके लिए अभिप्रेरणा, और अभिप्रेरणा के लिए वो क्या करेगा, यहाँ देखिए ये ऊपर वाला टॉपिक रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने, ये जिसको जिज्ञासा कहते हैं ना अपन, जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए वो, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तो सही उत्तर क्या रहेगा, उपर्युक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य होते हैं। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों के साथ गतिविधियां या क्रियाकलाप केवल तभी प्रभावी होते हैं जब, अब ये पूछ रहा है कि एक्टिविटीज जो हम बच्चों के साथ करते हैं, क्रियाकलाप हम जो बच्चों के साथ करते हैं, वो प्रभावी कब होता है। पहला है शिक्षक उन्हें अपने पाठ योजना को पूरा करने के लिए करता है। दूसरा है कि शिक्षक गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश को पूरा करने हेतु दिखावा करता है। शिक्षक का विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है और शिक्षक यह नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। देखिए प्रश्न को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, अच्छा प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न किसी परीक्षा में, सीटेट की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है ये। बच्चों के साथ गतिविधियां या क्रियाकलाप प्रभावी कब होगा, कहने का मतलब ये है कि जिस एक्टिविटीज को लेकर के आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वो इफेक्टिव कब होगी, अपना उद्देश्य पूरा कब करेगी। तो इसमें सबसे पहला आंसर, यानी कि जो गलत आंसर ढूंढना है, वो तो ये है कि शिक्षक ये नहीं जानता कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। अगर शिक्षक को ये पता ही नहीं है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, केवल पाठ्यक्रम में दे रखा है या किसी ने बोल दिया ये कराना है तो करा रहा है, तो इसका मतलब वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा उससे। सबसे पहला आंसर तो ये गलत है। वो कह रहा है शिक्षक उन्हें अपनी पाठ योजना पूरा करने के लिए करता है। ये बात सच तो है कि शिक्षक अपनी पाठ योजना पूरा करने के लिए ऐसा करता है, लेकिन केवल पाठ योजना पूरी करता हो, खाना पूर्ति करने की वाली बात हो गई, तो इसमें पूरी तरह से सत्यता नहीं है। अब ये भी पढ़ें कि शिक्षक गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश, अब प्रधानाचार्य का आदेश है इसलिए कर रहा है, इसका मतलब उद्देश्य की पूर्ति उसमें भी नहीं हो पाएगी, ये भी गलत हो गया। शिक्षक का विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणा समझने में मदद करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्टिविटीज इसलिए कराई जाती हैं ताकि किसी कॉन्सेप्ट को बच्चा करके सीखे, उसको करके सीखेगा तो वो लंबे समय तक उस कॉन्सेप्ट को, उस अवधारणा को याद कर पाएगा, समझ पाएगा और अपने जीवन में उतार पाएगा। इसलिए इससे ज्यादा जरूरी और सही उत्तर इसका ये है। हालांकि कहीं ना कहीं पाठ्य योजना के लिए शिक्षक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए करता है, पाठ्य योजना के लिए करता है, लेकिन ये सही उत्तर इसका ये होगा। चलिए अगला प्रश्न, कक्ष की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है। अब कक्ष की प्रक्रिया हमने पढ़ी हुई है। अब कक्ष की प्रक्रिया में कौन कौन किस किस की भूमिका होती है हमने पढ़ा था। शिक्षक, विद्यार्थी और कक्ष की भौतिक संरचना और उपर्युक्त सभी। पता ही आपको कक्ष के अवयव पढ़े थे हमने। अवयव में हमने 4 चीजों की बात की थी, आपको याद होगा। टीचर पहले नंबर पे, दूसरा होता है इसमें स्टूडेंट, तीसरा होता है क्लासरूम और चौथा होता है इसमें करिकुलम या पाठ्यक्रम। ये चारों ही अवयव होते हैं कक्ष के। तीनों यहाँ पे दे रखे हैं, तीनों सही है, इसलिए आंसर होगा उपर्युक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें इस बात पर बल दिया गया है कि कक्षा केवल विद्यालय का एक भाग ही नहीं वरन जीवन की भावी गतिविधियां भी कक्ष का भाग होती हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छा है कि कक्ष केवल एक कक्षा ही नहीं है, केवल एक विद्यालय का एक हिस्सा ही नहीं है, बल्कि जीवन की भावी गतिविधियां। एक विद्यार्थी जब वो अपने विद्यालय को पढ़ने के बाद में अपने जीवन की शुरुआत करता है तो वो अपने भावी जीवन की गतिविधियां भी कक्ष का भाग होती है। बहुत अच्छी बात है। और सोशल स्टडी पे तो ये पूरी तरह से लागू होती है कि हम विद्यालय परिवेश में उस 12 साल की शिक्षा में जो चीज हम सीखते हैं बस उसी को हम अपने भावी जीवन का आधार बनाते हैं और वो ही शिक्षा बाद बच्चे के भावी जीवन का आधार होती है। ये बात किस में कही गई थी? एनसीएफ 2005, एनसीईआरटी, सीबीएसई ने या एसआईईआरटी ने। और जैसा कि आपको पता है कि एनसीएफ 2005 में ये बातें की हुई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क, उसमें ये बात की गई है 2005 में।
बच्चों की बोझ यानी शिक्षा का जो बोझ है, बस्ते का बोझ है, उसको कम करने की बात की थी। गतिविधि आधारित शिक्षण की बात इसमें की थी, शिक्षकों के प्रशिक्षण की भी इसमें बात की थी। तो कुल मिला के बच्चों को केंद्र में रख के जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी बात एनसीएफ 2005 में की गई है। चलिए अगले प्रश्न पे। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं है। देखिए प्रश्न ढंग से पढ़ना है। ये पूछ रहा है कौन सा कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं है। अधिगम को सफल बनाना, ये तो है भाई उद्देश्य। कल्पना शक्ति को का विकास करना या बढ़ावा देना, ये भी इसका उद्देश्य है। समझने के बजाय रटने पर बल, ये तो मतलब ही नहीं है। कक्षा कक्ष में तो हालांकि रटाया जाता होगा, पर रटाया जाना कक्षा कक्ष का उद्देश्य नहीं है। मानव संसाधन का विकास करना, समझने के वजह, अब देखिए या मानव संसाधन का विकास करना। अब इन सारी चीजों में हमें ये पता है अधिगम एकदम सही आंसर है भाई, अधिगम को सफल बनाना। कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना, ये भी एकदम सही है। मानव संसाधन का विकास का मतलब ये कि हम बच्चे में वो गुण, वो नागरिकता, वो सामाजिकता, वो चीजें डालें जिससे वो भविष्य की चुनौतियों का सामना करता है। तो यह मानव संसाधन का विकास करना, ये भी इसका आंसर है, क्योंकि समझने के बजाय रटने पर बल, ये कक्षा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता, कभी भी नहीं होता। चाहे हम कितना ही बच्चे को रटाएं, लेकिन ये कक्षा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर होगा सी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं। शिक्षक व्यवहार, छात्र व्यवहार, कक्षा की संरचना। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कक्षा कक्ष प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब कक्षा कक्ष की प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ा। कक्षा कक्ष में हमने शिक्षक पढ़ा, शिक्षार्थी पढ़ा, हमने पाठ्यक्रम पढ़ा और कक्षा कक्ष पढ़ा। तो देखिए इसमें शिक्षक का व्यवहार निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बच्चों के अधिगम को। शिक्षक का व्यवहार है ही। छात्र का व्यवहार भी कक्षा के शिक्षण को प्रभावित करता है। अगर छात्र सक्रिय नहीं है, छात्र रुचि नहीं ले रहा, तो शिक्षण और अधिगम दोनों प्रभावित होंगे। और कक्षा की संरचना भी निश्चित रूप से अधिगम को प्रभावित करती है। अगर एकदम वेल सेटल्ड कमरा होगा, जिस भी विषय की आप तैयारी करा रहे हैं उस विषय से संबंधित वहां पर सामग्री, ग्लोब इत्यादि, चार्ट, मैप जो भी वहां पर उपलब्ध रहेगा, तो कक्षा की संरचना एकदम खुला खुला वातावरण होगा। बच्चों को बैठने के लिए एक निर्धारित स्थान होगा, ठीक ठाक से बच्चे बैठ के खुली हवा में सांस ले रहे होंगे, थोड़ा उजाला वहां हो रहा होगा, यानी प्रकाश की उचित व्यवस्था वहां हो रही हो, हवा की उचित व्यवस्था हो रही हो, डिस्टरबेंस नहीं हो आसपास। तो ये सारी चीजें कक्षा कक्ष के संरचना में आती हैं। तो ये तीनों सही है। इसका मतलब जहां उपर्युक्त सभी है वही इसमें आंसर सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी संवाद की विशेषता नहीं है। अब देखिए यहां पे बात की है संवाद, प्रभावी। संवाद भी कैसा? प्रभावी। संवाद का मतलब यहां पे आप चर्चा से ले सकते हैं। संवाद का मतलब चर्चा, दो लोगों के बीच में, या कहें कि शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो संवाद हो रहा है, प्रभावी संवाद की विशेषता है पूछ रहा है। पहला आंसर है प्रभावी संवाद स्पष्ट होता है। सही है भाई, स्पष्ट प्रभावी तभी होता है जब संवाद में स्पष्टता होती है, तो ये तो सही है। प्रभावी संवाद में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अगर द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग होगा तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, इसलिए ये बात भी सही है। प्रभावी संवाद दो तरफा होता है। संवाद उसी को कहते हैं जो टू वे हो। अगर वन वे है तो वो संवाद नहीं, यानी टीचर कुछ पूछ रहा है, बच्चे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तभी वो दो तरफा संवाद कहलाएगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब सारी बातें सही है। आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का उद्देश्य नहीं है। अब देखिए संवाद का उद्देश्य पूछा है। शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना, ये तो उद्देश्य होता है। ज्ञान, अनुभव और कौशल आदि का प्रभावी संचालन करना, ये भी सही है। मानव विकास को बढ़ावा देना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये ही कथन गलत है, यानी कि ये तो तीनों की तीनों संवाद के उद्देश्य हैं, ये नहीं है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये आंसर गलत है, इसलिए ये सारे के सारे तीनों ही संवाद के उद्देश्य हैं। चलिए अगला प्रश्न। बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि आप शिक्षक है,
तो पहली चीज तो रुचि बहुत जरूरी है, कारण कि अगर बच्चा रुचि के साथ कोई काम करेगा तभी वो उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो पाएंगे। पर रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? पाठ की पुनरावृत्ति करानी चाहिए, यानी एक बार आपने पाठ पढ़ा दिया दोबारा पढ़ाना चाहिए। निरंतर मौखिक शिक्षण कराना चाहिए। पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, या रटने की प्रवृत्ति पर बल देना चाहिए। ये तो वैसे ही जहां रटने की प्रवृत्ति आ जाए उसको तो गलत ही कर दो आप शिक्षण में, तो रटने की प्रवृत्ति गलत हो गया। अगर निरंतर मौखिक शिक्षण कराएंगे तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये तरीका भी गलत है। आपको मौखिक और लिखित दोनों और उसके अलावा गतिविधि आधारित शिक्षण भी कराना चाहिए ताकि बच्चा रुचि रख सके। तो पाठ की पुनरावृत्ति करने से भी बच्चा बोर होता है, पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे पाठ को बालकों के व्यावहारिक जीवन से, जितना व्यावहारिक जीवन से पाठ को जोड़ के पढ़ाएंगे बच्चा उतना ही रुचि से उस पाठ को पढ़ेगा। इससे सक्रियता बढ़ेगी, बच्चे की कल्पनाशीलता बढ़ेगी, बच्चे की रोचकता बढ़ेगी, पाठ के प्रति विषय वस्तु को जल्दी से वो समझ पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए अगला प्रश्न। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए, ये पूछ रहा है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को किस बात पर बल देना चाहिए? रीट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। विषय के संबंधित सूचना देने पर, विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करने पर, या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर। देखिए, शिक्षक को बल देना चाहिए, विद्यार्थियों के भाषा विकास पे देना चाहिए, बात सही है। हालांकि परीक्षा के लिए तैयारी पे भी देना चाहिए, विषय से संबंधित सूचना पे भी देना चाहिए, सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति, चारों ही सही है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को, ये जो टीचर है वो कौन से विषय का है? सामाजिक अध्ययन का टीचर है। तो सामाजिक अध्ययन का टीचर विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति पर, यानी बच्चों को जितना अवसर देगा बोलने का, बच्चों से की अभिव्यक्ति का जितना अवसर बच्चों को मिलेगा, उस विषय से संबंधित जानकारी बच्चे को ज्यादा होगी और वो उन बातों को जहां वो क्लासरूम में सीख रहा है उनको अपने समाज में अप्लाई कर सकता है, भविष्य की चुनौतियों के लिए उनको प्रयोग कर सकता है। तो इसका सही जो उत्तर रहेगा, बहुत किस तरह का अच्छा प्रश्न होता है। एक सब्जेक्ट टीचर के नाते हमें लगता है सूचना देना ही काफी है, लेकिन केवल सूचना देना, यहां जब चिंतन शक्ति के विकास की बात हो रही है तो उसमें सूचना वाला कंसेप्ट अपने आप ही इसमें आ गया। परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं हम बच्चे को, ये भी इसमें आ गया, क्योंकि बच्चे को सामाजिक मुद्दों के प्रति समझ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से वो परीक्षा में भी अच्छे अंक प्राप्त करेगा और अच्छे से परीक्षा दे पाएगा। और बच्चे की भाषा पे विकास, तो अगर अभिव्यक्ति की कौशल बच्चे में वैसे ही विकसित हो गया तो निश्चित रूप से उसकी भाषा, तो ये तीनों की तीनों बातें इस वाले कॉन्सेप्ट में पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए आंसर बी। देखिए, सामाजिक अध्ययन में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है, यानी सोशल स्टडी के अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन की कक्षा कक्ष प्रक्रिया में विकसित करने में कौन सहायक होता है? ज्ञान, कुशलता, अभिव्यक्ति, उपर्युक्त सभी। अब क्योंकि सोशल स्टडी की बात है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया को विकसित करने की बात हो रही है, कौन सहायक होता है? अगर ज्ञान नहीं होगा टीचर को तो वैसे ही बेकार है। पता है कि टीचर को अपने विषय का ज्ञाता होना जरूरी है, तो ये बात एकदम सही है। कुशलता, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा ज्ञान है, पर उस ज्ञान को उनको ये नहीं पता कि मुझे प्रस्तुतिकरण कैसे करना है, मुझे अपने विद्यार्थियों के सामने उस विषय ज्ञान को, उस विषय को कैसे प्रस्तुत करना है। तो अगर उसमें प्रस्तुतिकरण का कौशल होगा तो ही वो अपने ज्ञान का उपयोग कर पाएगा, इसलिए कुशलता होना भी जरूरी है। अभिव्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर अभिव्यक्ति कौशल शिक्षक में नहीं है तो वो अपनी बात को उचित तरीके से विद्यार्थियों के सामने नहीं रख पाएगा, इसलिए तीनों बातों का होना जरूरी है। आंसर डी सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। सामाजिक अध्ययन के लिए कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? अब पूछा है कि भाई सामाजिक अध्ययन के लिए कक्षा कक्ष की पहली आवश्यकता या प्रमुख आवश्यकता क्या है? देखिए, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए, पहला है स्थिति, बनावट एवं स्थान। दूसरा है पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना। तीसरा है प्रदर्शन की सुविधा और चौथा है प्रयोगों की सुविधा। यह आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट के एग्जाम में।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों में अक्सर बच्चे गलतियां कर देते हैं। अब देखिए ऑप्शन में 1 और 2 को सही बता रहा है, इसमें 1 और 3 को सही बता रहा है, इसमें 1 और 4 को, और उपर्युक्त सभी। कई बार इस तरह के प्रश्नों में जहां उपर्युक्त सभी देखने को मिलता है तो हम ये सोचते हैं कि जहां उपर्युक्त सभी होता है वहां पर यही आंसर होता है। ऐसा नहीं है। आपको प्रश्न को ढंग से पढ़ना है। कक्षा कक्ष की प्रमुखता की आवश्यकता की बात कर रहा है। सब्जेक्ट कौन सा है? सामाजिक अध्ययन। ये नहीं भूलना है आपको। इसलिए पहली चीज स्थिति, बनावट और स्थान। निश्चित रूप से ये बात सामाजिक अध्ययन के कक्षा कक्ष की पहली आवश्यकता है। अगर आपकी कक्षा कक्ष की स्थिति, बनावट और स्थान उचित नहीं है तो आप बच्चे को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा पाएंगे। दूसरा कह रहा है पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना। कोई जरूरी नहीं है, पुस्तकालय की जरूरत ही नहीं है। बच्चे को इंटरैक्शन के द्वारा इतना सारा ज्ञान टीचर दे सकता है। किसी भी पुस्तकालय की और वाचनालय की उसको आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस दूसरे वाले पॉइंट को हम यहाँ क्रॉस कर सकते हैं। तीसरा है प्रदर्शन की सुविधा। निश्चित रूप से ये सही है, क्योंकि टीचर चार्ट, मैप, ग्लोब इत्यादि प्रेजेंट कर रहा है तो उसको प्रदर्शन की सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि सामाजिक परिस्थितियों में मान लो संसद पढ़ा रहा है टीचर और संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इस तरह अगर उसने मंच संचालन करके या रोल प्लेइंग करके वो पढ़ा रहा है मेथड से, तो उसके लिए प्रदर्शन की सुविधा होना जरूरी है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट जरूरी है। यहाँ कह रहा है प्रयोगों की सुविधा। सोशल स्टडी के प्रयोगों को प्रदर्शनी कहा जाता है। कहने को तो संसार इसकी प्रयोगशाला होता है, पर इसके लिए कोई निश्चित प्रयोगों की सुविधा की जरूरत नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 1 और 3 वाला ऑप्शन जहां है वो ही इसका उत्तर माना जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि विषय वस्तु को कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब कह रहा है विषय वस्तु को, यानी कि जो भी आपका विषय है, प्रकरण है पढ़ाने का, कक्षा कक्ष में शिक्षक उसको प्रस्तुत कैसे करेगा? अंशता के साथ, यानी कि उसको पूरा प्रस्तुत ना करके बहुत उसका छोटा भाग प्रस्तुत करेगा। ये तो सुनने में ही गलत लग रहा है। अगर विषय वस्तु पूरी प्रस्तुत नहीं की तो वैसे ही मजा नहीं आएगा। पूर्णता के साथ लग तो रहा है कि सही होना चाहिए। सोपानबद्ध तरीके से, ये भी सही है। सोपानबद्ध तरीके से, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये दोनों आंसर लग रहे हैं। ऐसे प्रश्नों में विषय वस्तु को कक्षा कक्ष में शिक्षक द्वारा प्रस्तुत, हमें एकदम से ये लगता है पूर्णता के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन पूर्णता के साथ अगर आप इसका उत्तर करेंगे तो सोपानबद्ध तरीके से ये छूट जाएगा। इसका मतलब इसको नहीं चुन रहे हैं आप, तो ये चाह रहे हैं कि सोपानबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं करें, टीचर उसको पूर्णता के साथ प्रस्तुत कर दे, बस पार नहीं पड़ेगी, इससे काम नहीं चलेगा। अगर टीचर ऐसा ना करके अगर ऐसा कर ले तो इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। सोपानबद्ध तरीके से अगर वो विषय वस्तु को प्रस्तुत करेगा तो उसको पूर्णता तक भी पहुंचाएगा। इसलिए ये पूर्णता वाला अंश इसमें ऑलरेडी विद्यमान है। इसलिए आंसर रहेगा सोपानबद्ध तरीके से। निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की कक्षा में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे? ये उच्च प्राथमिक स्तर की बात है। उच्च प्राथमिक का मतलब जैसे प्राथमिक होता है 5वीं तक, उच्च प्राथमिक होता है 6ठी से लेकर 8वीं तक। अब उस कक्षा में आप सामाजिक अध्ययन की कक्षा पढ़ा रहे हैं तो कौन से मूल्य पर सबसे कम दे, सबसे ज्यादा नहीं कह रहा है, ये कह रहा है सबसे कम बल देंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानता, सहयोग या प्रतियोगितात्मकता। देखिए अच्छा प्रश्न है। कई बार क्या होता है कि उच्च प्राथमिक नाम देख करके हम लोग ये सोचते हैं कि भाई उच्च प्राथमिक 6ठी से 8वीं का बच्चा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहाँ समझता है, लेकिन हम वहाँ गलत होते हैं। 6ठी से 8वीं में प्राथमिक के बाद में बच्चे में अवबोध की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी जरूरी है, समानता जरूरी है, मूल्यों की बात कर रहे हैं, सहयोग वाला मूल्य भी वहाँ जरूरी है। बच्चे आपस में गतिविधि तो सहयोग और समानता के आधार पर ही वो करते हैं। प्रतियोगितात्मकता, यहाँ पर ये शब्द जो है वैसे तो होनी चाहिए प्रतियोगिता, लेकिन खेल में तो चल जाती है ये। अगर सामाजिक अध्ययन की कक्षा में आप मूल्यों की बात कर रहे हैं, मूल्य, क्योंकि प्रतियोगिता एक मूल्य नहीं है देखा जाए यहाँ पे। खेल में प्रतियोगिता, वो भी स्वस्थ प्रतियोगिता अगर हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन कक्ष में सामाजिक अध्ययन बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। इसलिए आंसर रहेगा डी, प्रतियोगितात्मकता।
देखिए कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? किसी कक्षा कक्ष में अगर पक्षपात और भेदभाव और पूर्वाग्रह की स्थिति हो तो क्या करेंगे, मतलब शिक्षक क्या करेगा? मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करेगा, संविधान के आमुख को प्रदान करेगा करके उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक ना एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे, और सामाजिक वास्तविकताओं के विविध आयामों के बारे में परिचर्चा करके। अच्छा प्रश्न है, सरल प्रश्न भी है कि अगर किसी कक्षा कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रह जैसी बात है कि कैसे इस चीज को दूर करेंगे, तो एक प्रश्न सबसे पहले ध्यान नहीं देगा टीचर, इन पे ध्यान नहीं देगा तो ये बात तो वैसे ही गलत हो जाएगी। आपको देना चाहिए इन चीजों पे ध्यान। संविधान के आमुख को, अगर संविधान के आमुख को भाई संविधान में ऐसा कहा गया है तो इन चीजों से भी पक्षपात, बच्चे को जानकारी दे रहे हो आप संविधान की, उनको पक्षपात, भेदभाव, पूर्वाग्रहों को दूर करने की शिक्षा नहीं दे पाओगे। मानवता पे व्याख्यान देने से बच्चे में वो गुण नहीं आ जाते हैं, इसलिए ये तीनों आंसर गलत है। सबसे बढ़िया आंसर है सामाजिक वास्तविकताओं के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा। आप उससे पक्षपात पे, भेदभाव पे, इन पे चर्चा करें। चर्चा करने से बच्चे की दिमागी शक्ति विकसित होगी, उसकी चिंतन शक्ति विकसित होगी, समाज के विभिन्न पक्षों को, विभिन्न आयामों को, विभिन्न दृष्टिकोणों को वो समझ पाएगा, तब जाकर के इन पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों जैसे अवगुणों के प्रति वो सजग रहेगा और इनके बारे में अपने विचारों को वो एक तरह से व्यापक बना लेगा। इन संकीर्णता के दायरे से वो निकल करके बाहर आ सकता है अगर इस तरह से हम इस पर बात करेंगे तो। आंसर डी होगा इसमें। देखिए जब आप कक्षा शिक्षण में मग्न हैं तब दो पड़ोसी विद्यार्थी आपस में बातचीत करने लगते हैं, आप क्या करेंगे? इस तरह के प्रैक्टिकल प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। शिक्षक, क्योंकि हमेशा ये मान के चलना आप कि आप प्रैक्टिकली, चाहे आप भले क्लास में सचमुच में ऐसा ना करते हो, बच्चे आपस में दो बातें करेंगे, दो थप्पड़ दोनों के लगाएगा टीचर, जनरली तो ऐसा होता है और ऐसा होता होगा अधिकांश टीचर, क्योंकि पढ़ाते अगर कोई बीच में तो टीचर हो सकता है गुस्से में आकर के बच्चों को क्लास से बाहर कर दे, चाहिए दोनों बाहर, हो सकता है उनको क्लास में वो हाथ ऊपर करके खड़ा ऐसे कर दे, पीछे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके मुर्गा भी बना सकता है, जो भी मतलब हथकंडे हैं। लेकिन हमें एज ए शिक्षक, एज ए टीचर बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखना है, कभी भी बच्चे को नकारात्मक बात नहीं करनी है। इसलिए आप देखो कौन सा क्या करेंगे, उन पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे साहब। ऐसा नहीं है वो बातचीत करे जा रहे हैं और टीचर पढ़ाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल गलत बात है। आप उन्हें बातचीत करने से रोकेंगे, भाई बातचीत करने से रोक देंगे, चुप हो जाओ, बात मत करो, तो भी बच्चे में एक ग्रंथि बन जाएगी क्या टीचर ने हमें बात करने से रोक दिया, ये भी तरीका गलत है। आप तुरंत उनकी समस्या का हल करने का प्रयास करेंगे, ये अच्छा लग रहा है। आप उन्हें उनकी समस्याओं के बारे में कक्षा के बाद मिलने को कहेंगे। देखिए दोनों लगभग सही है, लेकिन आप ये ध्यान दें कि जब आप शिक्षण में मग्न हैं, आप अगर फ्री बैठे हैं कक्षा में, बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर चुपचाप बैठा है फ्री, और तब दो बच्चे बात कर रहे हैं, तो तुरंत बुला करके उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप शिक्षण में मग्न है, बच्चे बातचीत कर रहे हैं, तो तुरंत समस्या का समाधान करना जरूरी नहीं है। आप उनको बोल सकते हो कि क्लास के बाद में मुझसे मिलना, इसलिए आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए क्रियाकलाप आधारित प्रश्न सामाजिक अध्ययन के पाठ को कैसा बनाते हैं? अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में, अध्ययन के पाठ को क्या बनाते हैं? आनंददायी बनाते हैं, विवादास्पद बनाते हैं, लंबा बनाते हैं, विस्तृत बनाते हैं। सरल प्रश्न है एकदम कि अगर क्रियाकलाप आधारित पाठ जोड़े जाएंगे शिक्षण में तो बच्चा मजे लेगा, आनंद लेगा और अधिगम जल्दी होगा। इसलिए विवादास्पद तो बना नहीं सकते, लंबा नहीं बनाते पाठ को, विस्तृत भी नहीं बनाते, क्योंकि लंबा और विस्तृत दोनों एक ही चीज़ है। फिर भी हमको ये नेगेटिव आंसर नहीं देना है। हमें पता है कि गतिविधियों से पाठ बड़ा हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है, पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कराया जा सकता, पर इतनी सारी एक्टिविटीज़ ना तो पाठ्यक्रम में होती हैं और ना हमें करानी होती है। इसलिए जब भी आप एक्टिविटीज़ करा रहे हो तो उसको पूरी तरीके से कराओ, और उसका ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं होना चाहिए कि इससे पाठ्यक्रम बड़ा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। नहीं, आनंददायी, ये चीज़ें पाठ्यक्रम को आनंददायी बनाने के लिए होती हैं। आंसर रहेगा ए। देखिए सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए, क्या प्रयास होना चाहिए? विस्तृत रूप से याद करने पर बल,
केवल मूल्यों पर बल देना लेकिन तथ्यों पर नहीं, तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर बल देना, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। बिल्कुल एकदम सरल सवाल है। विस्तृत रूप से याद करने पर, केवल याद करने पर बल नहीं देना है, हमें बच्चे की समझ को बढ़ाना है, उसकी चिंतन शक्ति को बढ़ाना है भाई। इसलिए केवल याद करने पे तो बल देने का मतलब हो गया रटना नहीं करना है। केवल मूल्यों पे बल देंगे तथ्यों पे नहीं, ये बात भी गलत हो जाएगी। तथ्यों, मूल्यों, आदर्शों पे बल देंगे, बिल्कुल ये बात सही है। यहाँ कह रहा है केवल तथ्यों पर बल, मूल्यों पर नहीं, ये गलत हो जाएगी। आंसर रहेगा सी। चलिए अगला प्रश्न। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए? मुश्किल, पक्षपातपूर्ण, असभ्य, तटस्थ एवं संवेदनशील। ये तो देखते ही पता चल रहा है, चाहे आप सामाजिक अध्ययन विषय पढ़ा रहे हो या कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, लेकिन आपकी जो भाषा है वो हमेशा तटस्थ, संवेदनशील और एकदम सुसंस्कृत भाषा होनी चाहिए। सुसंस्कृत, बिल्कुल निष्पक्ष, यानी कि जो भाषा पढ़ने एकदम सभ्य भाषा होनी चाहिए। तो ये आंसर इसमें नहीं होंगे, आंसर डी होगा इसमें। सरल प्रश्न है। देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देगा? यानी कि ये कह रहा है कौन सी चीज ऐसी है जो नियमों, विनियमों और मूल्यों के सामाजिक अधिगम को, यानी कि किसी बच्चे में सामाजिक अधिगम हो, किन चीजों का? नियम, बच्चा नियमों को सीखे, कायदों को सीखे, विनियमों को सीखे, मूल्यों को सीखे। तो क्या कर रहे हैं? परियोजना कार्य, यानी जिसको प्रोजेक्ट वर्क कहते हैं हम, समूह चर्चा, किताब पढ़ना या निबंध लिखना। अब मूल्यों की बच्चे को शिक्षा देनी है तो बच्चे से क्या करेंगे आप? वैसे तो बच्चा अनुकरण से सीखता है, ऐसा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ प्रोजेक्ट वर्क देने से उस प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य करके सीखेगा बच्चा, ये बात सही है। यहाँ पे पहले हम उन ऑप्शंस, किताब पढ़ने से कभी मूल्य नहीं आएंगे, निबंध लिखने से नहीं आएंगे, दो क्वेश्चन गलत हो गए, दो ऑप्शन गलत हो गए। अब है समूह चर्चा और परियोजना कार्य, ये दोनों ऐसा लगता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बात है मूल्यों की, मूल्य हमेशा बच्चा समूह चर्चा करके सीखेगा, प्रायोजना कार्य करके, तो जिस प्रोजेक्ट पे वो काम दिया गया है उसी को सीखेगा। लेकिन अगर बच्चा अपने ग्रुप में डिस्कशन कर रहा है, समूह चर्चा कर रहा है, तो उन लोगों के व्यूज को सुनेगा, उन लोगों के कथनों को सुनेगा जो अपने जीवन में इस तरह के मूल्य और नियमों को अपनाते हैं। तो समूह चर्चा करके उस बच्चे की भावना भी अभिव्यक्त होंगी और वो दूसरों की भावनाओं से परिचित होगा। तो इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन जो इसका आंसर रहेगा वो होगा समूह चर्चा। कक्षा में सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? यानी सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चों की बात हो रही है, तो ऐसे बच्चे जो समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करेंगे? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे आप, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, या समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, या समाज की बुराइयों को कम करने और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे। अब देखिए, सामाजिक रूप से उपेक्षित बच्चा कोई है और हमें उसको प्रोत्साहन देना है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी चीजें अपने आप परसेप्शन से बच्चा सीखे और इन चीजों को बहुत अपने ऊपर बोझ न बनने दे। ऐसी चीजों के लिए कभी भी सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। अंधविश्वासों की उपेक्षा भी नहीं करनी, अंधविश्वासों की उपेक्षा, सारे अंधविश्वासों की उपेक्षित बच्चे को नकारात्मक बोलना ही नहीं है। चाहे गलत बात है तो भी हमें नहीं बोलना कि समाज में इतनी सारी कुरीतियां हैं, सब बेकार है, ये कुछ नहीं बोलना। बच्चा चर्चा करो आप बच्चे से, बच्चा अपने आप इन चीजों को सीखेगा। समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण नहीं करना, विश्लेषण से बच्चा कुछ नहीं सीखेगा। समाज की बुराइयों को कम करने और अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने की, यानी कि आप ऐसी ऐसी बातों के उदाहरण बच्चों के सामने देंगे जिससे बच्चा अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित होगा। वो भूल जाएगा कि मैं सामाजिक रूप से उपेक्षित भी हूं। तो अच्छे कामों को अगर टीचर प्रोत्साहन देगा तो समाज में अच्छे लोगों या अच्छा काम करने वाले जो भी बच्चे हैं वो बाकी के सामाजिक रूप से अगर वो उपेक्षित हैं तो भी वो अपने जीवन को जो है विकसित और खुशहाल बना सकते हैं, वो जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न। कि
कि एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए कौन सी विधि उपयोग में लाई जाती है। यानी कि सामाजिक सोशल स्टडी का टीचर है और कक्षा में एकदम प्रभावशील होने के लिए हर टीचर चाहता है कि वो कक्षा में एकदम इफेक्टिव तरीके से पढ़ाए। बच्चे कहे गुरुजी मजा आ गया, वाह गुरुजी पढ़ेंगे तो इन्हीं गुरुजी से पढ़ेंगे, इस तरह की बात बच्चा कब करेगा। उसके लिए टीचर को क्या करना है, विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों को विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्रों का ज्ञान वर्धन करना, माता पिता को बच्चों की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना और धीरे सीखने वाले शिक्षार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड देना। सबसे पहले गलत पे आंसर टिक करो आप। जो विद्यार्थी कम गति से सीख रहा है उनको ढीले ग्रेड दोगे, मतलब उनको उदारता दिखाओगे ना उनके लिए, तो बच्चे कभी परिपक्व नहीं हो पाएंगे। गलत है। सबसे पहले माता पिता को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। गृह कार्य देखिए, ऐसा गृह कार्य दे दिया कि बच्चे माता पिता से करा रहे हैं तो माता पिता सीखेंगे, बच्चा कुछ नहीं सीखेगा और माता पिता से कॉपी करा के काम करा के वो ले आएगा, बेकार काम है। सोमवार को परीक्षा कराएंगे आप ज्ञानवर्धन के लिए, बच्चा वैसे डर के भाग जाएगा। उस टीचर को तो कतई वो अच्छा नहीं मानता जो ज्यादा परीक्षा लेता है। आप शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली होने के लिए ये काम करेंगे कि आप विचारोत्तेजक और रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों विषय के प्रति आकर्षण, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री पढ़ा रहे हो चाहे पॉलिटी पढ़ा रहे हो, उसमें ऐसी विचारोत्तेजक मतलब ऐसी चीजें, ऐसी जिज्ञासापूर्ण चीजें उन बच्चों में डालो और ऐसी रुचिपूर्ण कार्य तरीके से उनको पढ़ाओ कि बच्चे को लगे कि मजा आ गया गुरुजी, और वो उस टीचर की क्लास का इंतजार करे कि हम वो क्लास होगी तो हम पढ़ेंगे, वो क्लास होगी तो हम पढ़ेंगे। ये वाली बात कब होगी, जब बच्चा रुचि लेके चीज को पढ़ेगा और विषय के प्रति उसका आकर्षण बढ़ेगा, तब। आंसर ए। देखिए अगला प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणा व समझ विकसित की जाए, यानी बालक की अवधारणा और समझ विकसित की जाए तो बालक में कौन सा परिवर्तन परिलक्षित नहीं होगा। आपको ये देखना है कि बालक की अवधारणा विकसित करने के लिए कौन मतलब की जाए तो कौन सा परिलक्षण उसमें परिलक्षित नहीं होगा। देखते हैं। देखो, सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास। अगर अवधारणा विकसित कर दी तो सामाजिक मुद्दों पर वो बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सोच सकता है, ये बात तो सही है। सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा की क्षमता का विकास, बिल्कुल वो जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पर आलोचनात्मक दृष्टि से चिंतन कर सकता है। ये अगर आप अवधारणा या समझ विकसित कर रहे हैं बच्चे के अंदर। रटने की क्षमता का विकास, अगर आप अवधारणा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं बच्चे को, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो रहा है तो रटने पे बल नहीं होगा, इसलिए आंसर तो यहां मिल गया। नैतिक क्षमता का विकास। देखिए कई बार क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि इन चीजों से, अवधारणा से नैतिक क्षमता कैसे बढ़ेगी। अगर बच्चा चीजों को समझने लगेगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे सामाजिक विषय वस्तु को समझेगा तो निश्चित रूप से अपने आप को समाज का हिस्सा मानेगा, अपने आप को सामाजिक प्राणी मानेगा और अपने आसपास की चीजों से प्रभावित होगा तो प्रभावित करेगा, हमेशा अच्छा करने की वो कोशिश करेगा, उसके सामने अच्छे उदाहरण ही वो नजर आएंगे उसको। ठीक है, तो नैतिक रूप से भी उसकी क्षमताओं का विकास होगा। ये आंसर इसमें कह रहा है नहीं होगा, तो ये वाली चीज उसमें नहीं होगी। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान या संस्कारी व्यवस्था या समाज के निर्माण हेतु उपर्युक्त सभी प्रकार का ज्ञान। देखिए सरल सवाल है, सामाजिक अध्ययन का शिक्षक छात्रों को अगर पढ़ा रहा है तो इस लेवल पे पढ़ाओ कि वो संस्कारी व्यवस्था या समाज के निर्माण हेतु, अब देखो यहाँ पे उपर्युक्त सभी, यानी कि ये तीनों बातें भी यहाँ शामिल कर ली इन्होंने ये बात बोल करके। इसलिए इस उपर्युक्त सभी और इसके आगे जो बात लिख रखी है कि संस्कारी व्यवस्था या सामाजिक निर्माण के समाज के निर्माण हेतु ये सारा ज्ञान उसको देना है, इसका मतलब इसमें आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक समस्याएं भी शामिल हो गई, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान भी यहाँ आ गया और नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान भी इसमें आ गया। अगला प्रश्न कि कक्षा शिक्षण में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र ऊबने लगते हैं, उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं, कथन ए और कथन बी दोनों सत्य हैं। अच्छा प्रश्न है।
कि कक्ष में सामाजिक अध्ययन पढ़ाते समय निर्धारित कालांश की बात कर रहा है, 40 से 45 मिनट का और कई बार 50 मिनट का कालांश होता है। वो डिपेंड करता है कि अगर 6 पीरियड वाला चल रहा है, 8 पीरियड वाला चल रहा है, तो स्कूल के टाइमिंग के हिसाब से 40 मिनट से लेकर के और 50 मिनट तक का कालांश होता है। निर्धारित कालांश में शिक्षण अधिगम सामग्री की बात करें, टीचिंग एड्स जितने भी हैं वो पाठ को कैसा बनाते हैं। निश्चित रूप से हम हर बार पढ़ते आए कि जितनी भी शिक्षण अधिगम सामग्री है वो पाठ को रोचक बनाती है, पाठ को लंबा नहीं बनाती है, लेकिन उसका प्रयोग टीचर को करना आना चाहिए। इसलिए वो पाठ को क्या लंबा करेगी? क्या बिल्कुल नहीं करेगी। छात्र ऊबने लगेंगे? क्या बिल्कुल नहीं। इसका मतलब उपर्युक्त दोनों कथन असत्य हैं। कथन ए और बी सत्य तो है ही नहीं, इसलिए आंसर रहेगा सी, ये दोनों असत्य हैं। यदि कोई छात्र कक्षा में शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर नहीं देता है तो शिक्षक को हमेशा एकदम डिसेंट होना चाहिए। शिक्षक को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, चाहे बच्चा पढ़े चाहे ना पढ़े। प्रैक्टिकली हमें बच्चे पे गुस्सा, आदर्श रूप से भी हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए और प्रैक्टिकली भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल शिक्षक बच्चों को पीट नहीं सकता, डांट नहीं सकता और ये गलत भी है। तो हमें बच्चे के साथ एकदम बहुत अच्छा रिस्पेक्टेबल व्यवहार करना चाहिए। बार बार वो प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, उसे दंड देना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए? बिल्कुल नहीं निकालेंगे। उसे उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हाँ ये बात सही है। उसे घर भेज देना चाहिए तो उसके घर वाले आ जाएंगे, ऐसे बोलेंगे गुरुजी ये पढ़े चाहे नहीं पढ़े ये क्लास में यहीं बैठेगा, आप कुछ बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए आप उसको प्रोत्साहन देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते और आपको करना भी नहीं चाहिए। हमेशा उसको मोटिवेट करें, हाँ बेटा बोल, हाँ बेटा बोल, सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो, बोलो, ऐसे। चलिए यदि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता, यानी कि उस शिक्षक ने बच्चे के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त कर लिया और कौन सी चीज की योजना नहीं बना सकता? पाठ्यक्रम की योजना, शारीरिक विकास की योजना, विषय वस्तु के चयन की योजना और शिक्षण विधि। आप क्योंकि शिक्षक क्या क्या कर सकता है? पाठ्यक्रम निर्धारित कर सकता है कि मुझे बच्चे को ये पढ़ाना है, क्योंकि मानसिक विकास के हिसाब से ही तो टीचर क्या करेगा। ये मानसिक विकास जो है व्यक्तिगत विभिन्नता की बात हो रही है, ये विभिन्नता, और साइकोलॉजी में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान हमें हो गया तो हम पाठ्यक्रम को बच्चे के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं, विषय वस्तु का चयन कर सकते हैं, शिक्षण विधि का, लेकिन उनके शारीरिक विकास का हम कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को हम हुष्ट-पुष्ट नहीं बना सकते, टीचर के पास ऐसी कोई योजना नहीं होती है, इसलिए शारीरिक विकास नहीं कर सकते, मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके। देखिए अगला कि कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका है। कक्ष शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया में बच्चों, ये तो हमें जरूरी है, पता है, हमने पढ़ा था कि अच्छे क्रियाकलाप की क्या विशेषताएं होती हैं या अच्छे कक्षा शिक्षण की क्या विशेषताएं होती है। जब तक बच्चा एक्टिव नहीं है, क्लास में सक्रिय नहीं है, तो अधिगम प्रभावी नहीं होगा। तो छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल करने का तरीका, उससे प्रश्न पूछना, अभिप्रेरणा देना, अनुमोदन या उपर्युक्त सभी। देखिए ऐसे प्रश्नों में हमें पता है सबसे जरूरी चीज तो अभिप्रेरणा है ही, लेकिन फिर भी छात्र को सक्रिय करने के लिए आप उससे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। हाँ बेटा बता, तो वो सक्रिय रहेगा। उनको ये लगता है कि कहीं सर मेरे से कुछ ना पूछ ले, तो हर बच्चा कुछ ना कुछ चीज को दिमाग में रखता है, कंसंट्रेशन करके रखता है, तो उसको ये लगता है कि कहीं गुरुजी मेरे से ये प्रश्न ना पूछ ले। एक दो बच्चों से प्रश्न पूछोगे तो सब बच्चे एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो ये दोनों, अनुमोदन भी जरूरी है। अनुमोदन का मतलब बच्चे ने अगर कुछ बोला और उसका अनुमोदन कर दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, या सही बोल रहे हो, तो बाकी के बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, वो बच्चा और एक्टिव हो जाएगा। इसलिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं। इसका मतलब उपर्युक्त सभी, आंसर डी रहेगा इसमें। कि शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य आधार व सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। शिक्षा प्रक्रिया का मुख्य आधार और सीखने का सबसे महत्वपूर्ण साधन, प्रेरक, अभिप्रेरणा, पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। अब इनमें से कोई नहीं, अगर ये उपर्युक्त सभी देता, जब तो हम उपर्युक्त सभी कर देते क्योंकि सारी चीजें जरूरी है। अब इसमें उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सारी चीजें जरूरी है। ऐसे में आंसर देते समय अभी प्रेरक का मतलब एक तरह से ये उत्प्रेरक भी इसको बोल सकते हैं।
ये उत्प्रेरक एक शिक्षक भी हो सकता है और टीचिंग एड शिक्षण सामग्री भी हो सकती है जो बच्चे को अधिगम के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो साधन होता है वो होता है अभिप्रेरणा, जिसको अधिगम का राजमार्ग या अधिगम का हृदय कहा गया है। अधिगम का हृदय, अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर है तो वो अभिप्रेरणा है। तो अगर ये इस तरह का ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं, वहां आप अभिप्रेरणा करेंगे। अगर यह ऑप्शन होता कि उपर्युक्त सभी, तो आप डी कर देते, क्योंकि पुरस्कार से भी बच्चे को सीखने का एक तरह से पर पूछ क्या रहा है, मुख्य आधार पूछ रहा है। सीखने का सबसे महत्वपूर्ण तो एक ही आंसर रहेगा, अभिप्रेरणा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में शिक्षण विधियों का केंद्र है पाठ्यक्रम, बालक, शिक्षक, अभिभावक। बहुत जनरल सा प्रश्न है और हमें पता है कि बाल केंद्रित शिक्षा ही वर्तमान में 2005 के बाद इसमें और ज़्यादा तेजी से आई। वैसे तो बचपन से ही बाल केंद्रित ही होनी चाहिए शिक्षा। वैसे शिक्षक प्रारंभ में शिक्षक के केंद्र में होता था, लेकिन वर्तमान में इस शिक्षा के केंद्र में हमेशा बालक रहता है, पाठ्यक्रम नहीं रहता, शिक्षक नहीं रहता, अभिभावक नहीं रहता, केवल बालक ही शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। इसलिए आंसर बी। अधिगम की क्षमता किस कारक पर निर्भर करती है? अधिगम की क्षमता अधिगम सामग्री पे, सीखने वाला स्वयं पे, अधिगम की विधियों पे, उपर्युक्त सभी। सरल प्रश्न है। अधिगम की कैपेसिटी, क्षमता कौन से कारकों पे? अगर अधिगम सामग्री अच्छी होगी, इफेक्टिव होगी, तो बच्चा जल्दी से अधिगम को सीखेगा, अधिगम की क्षमता बढ़ जाएगी। सीखने वाला अगर सक्रिय होगा, रुचि से पढ़ रहा होगा, तो अधिगम जल्दी होगा और स्थायी होगा। शिक्षण की विधियां भी अधिगम की क्षमता को तय करती है। अगर उचित शिक्षण विधि का प्रयोग शिक्षक ने किया है तो निश्चित रूप से बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन हो जाएगा, भविष्य की चुनौतियों का सामना कर पाएगा। आंसर डी। व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान मदद करता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, मनोविज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर टीचर हैं हम लोग तो हमें व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान होना चाहिए। वो क्या मदद करता है? देखिए, शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाने में, छात्रों के गृह कार्य के मूल्यांकन में, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। ये देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान। आपको अगर व्यक्तिगत विभिन्नता का ज्ञान है, यानी ये पता है कि बच्चों में अलग अलग तरह के बच्चे हैं, ये बच्चा कम गति से सीख रहा है, एक बच्चा अधिक गति से सीख रहा है, तो देखने में ऐसा लग रहा है चारों ही आंसर सही है, पर उपर्युक्त सभी हमको नजर नहीं आ रहा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना। जब टीचर शिक्षण अधिगम क्रियाओं की योजना बनाएगा, इसका मतलब पूरी प्रक्रिया ही इसमें शामिल हो गई। छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन, अब व्यक्तिगत विभिन्नता से छात्रों के मूल्यांकन का कोई मतलब नहीं है। गृह कार्य अगर बच्चा घर से काम करके लाया है, उसका मूल्यांकन करना, उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता क्या करेगी? अब बच्चा कम सीखने वाला हो चाहे ज्यादा सीखने वाला हो, जो गृह कार्य दिया है उसको तो दोनों ही करके लाएंगे, आप अंतर कर भी नहीं सकते। तो ये तो वैसे ही गलत है। कक्षा में अनुशासन, व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या मतलब है? अनुशासन का कोई मतलब नहीं है। बच्चा तो चाहे कमजोर है पढ़ने में, चाहे नहीं है। कमजोर बच्चे जो एकदम पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो ज्यादा शैतानी करते हैं, तो इसलिए इन चीजों का कोई मतलब नहीं है। कक्षा में आवश्यक व्यवस्था, इससे कोई मतलब नहीं है। एक ही आंसर है, अधिगम क्रियाओं की योजना बनाना। टीचर ये तय करेगा कि मुझे कौन सी विधि से पढ़ाना है, मुझे कितनी विषय वस्तु पढ़ानी है और मुझे किन किन सहायक सामग्री या अधिगम सामग्री का प्रयोग करना है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता से इनसे पता चलता है। चलिए अगला प्रश्न कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। कि एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है बुद्धि के आधार पर, आंखों के संपर्क के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर और गृह कार्य के आधार पर। यानी कि आप टीचर हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान कैसे करेंगे? सीधे सीधे सवाल ये पूछ रहा है, समुदाय आधारित व्यक्तिगत क्या? इसका मतलब कोई बच्चे हैं बहुत सारे, आप टीचर हैं, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को कैसे समझेंगे आप? बुद्धि से? कि आप में ज्यादा बुद्धि है तो वो ज्यादा समझ जाएगा, जिसमें कम बुद्धि है कोई मतलब नहीं है, बुद्धि से नहीं समझी जाती है। आंखों के संपर्क से आप बच्चों को देखकर बता सकते हो कि इनमें कौन कौन से बच्चे में कितना उनका स्तर क्या है? नहीं बता सकते, गलत है। भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, यस,
अगर बच्चे की भाषा और अभिव्यक्ति पे आप ध्यान देंगे, अगर बच्चे की अभिव्यक्ति क्षमता का आपको पता चल जाएगा, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि बच्चे का स्तर ज्ञान का कितना है। ये सारी चीजें गृह कार्य के आधार पर कोई पता नहीं चलेगा। आंसर सी होगा। देखिए अगला प्रश्न है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक कौन सा है? अभ्यास, इच्छा शक्ति, प्रस्तुतिकरण, पाठ्यक्रम। देखिए आप प्रश्न को थोड़ा सा सटीक तरीके से आप पढ़ लेंगे, एक झटके में आपको उत्तर पता चल जाएगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षक से संबंधित। अभ्यास ये बच्चे करते हैं, बालक, शिक्षक थोड़ी ना अभ्यास करेगा, शिक्षक को थोड़ी ना सीखना है, वो तो कराएगा, बच्चे करेंगे अभ्यास। इच्छा शक्ति ये बालकों में ही ज्यादा होनी चाहिए सीखने की इच्छा शक्ति। प्रस्तुतिकरण ये बच्चे नहीं करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेगा शिक्षक। यस, अगर अच्छी तरह से विषय वस्तु को प्रस्तुत किया शिक्षक ने तो वो अपने बच्चों में जो उद्देश्य निर्धारित उसने किया है वो तय कर पाएगा, वो उसको पूरा कर पाएगा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। पाठ्यक्रम से इसका टीचर का कोई मतलब नहीं है, इसलिए आंसर है इसमें सी, प्रस्तुतिकरण। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, वह जिस प्रविधि का उपयोग कर रही है वह है। कोई टीचर है सामाजिक अध्ययन की और वो कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया, आपको पता है चुनाव की प्रक्रिया, प्रश्न क्या कह रहा है? चुनाव की प्रक्रिया क्रमिक प्रक्रिया बता रही है केवल, यहाँ पे भी ध्यान देना है। चुनाव की प्रक्रिया है, व्याख्यान कर रही है क्या? वो बोला है इसने व्याख्या कर रही है, वो क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, चुनाव ऐसे 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 होता है। कथन कर रही है, परिचर्चा कर रही है, प्रश्न पूछ रही, ना तो वो प्रश्न पूछ रही, केवल वो चुनाव की प्रक्रिया बच्चों को बता रही है, परिचर्चा कर ही नहीं रही, दोनों तो वैसे ही घट गए। व्याख्यान और कथन दोनों में थोड़ा सा नजदीकी उत्तर इसमें ढूंढना है। वो कह रहा है कि कक्षा में चुनाव की प्रक्रिया बता रही है, अगर वो व्याख्या कहता है स्पष्ट तो ये आंसर होता, इसलिए कथन कह रही है, वो केवल बच्चों को स्टेटमेंट दे रही है कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसे 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 इस प्रक्रिया से हो रही है। आंसर बी। अगला देखिए, सामाजिक अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करते समय जब एक शिक्षक व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करता है तो वह, यानी कि सामाजिक अध्ययन का टीचर है, कोई अवधारणा, कोई कॉन्सेप्ट को वो बता रहा है और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को वो प्रयोग कर रहा है। वैसे तो टीचर अपने व्यक्तिगत अनुभव और बच्चों के आसपास के अनुभवों से ही सामाजिक अध्ययन को पढ़ाता है। जितने भी एग्जाम्पल्स, उदाहरण उसके होते हैं वो उसके आसपास के परिवेश, उसके नियरेस्ट, उसकी सोसाइटी से होने चाहिए, बच्चों की सोसाइटी से। पर टीचर व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग कर रहा है तो क्या वो पाठ को दिलचस्प बनाता है? शिक्षार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करता है, उनकी स्थानीय वास्तविकता को वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता को बढ़ावा देता है, यह शिक्षार्थियों में भाषिक और सांस्कृतिक विविधता का ध्यान रखता है। बहुत कठिन प्रश्न है। टीचर अवधारणा को स्पष्ट कर रहा है, व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग कर रहा है। आपको पता है जब बच्चे के सामने आप व्यक्तिगत अनुभवों का प्रयोग करेंगे तो टीचर हमेशा क्या करेगा, वो जो भी उसकी स्थानीय वास्तविकता है, बच्चों के सामने हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसके आसपास के परिवेश के भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और टीचर अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा है। इसका मतलब टीचर के जो, सपोज करो ये टीचर है, ये टीचर के व्यक्तिगत अनुभव, ये स्टूडेंट और ये स्टूडेंट का परिवेश, टीचर यहाँ से अपने परिवेश के उदाहरण उन बच्चों को दे रहा है। इसका मतलब वैश्विक संदर्भ के साथ जोड़ने की योग्यता, वो टीचर बता रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब हर व्यक्ति के साथ इन चीजों का अलग अलग प्रभाव होता है, तो वो वैश्विक संदर्भ से उन चीजों को जोड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षार्थियों की भाषा और संस्कृति की विविधता का ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, ऊर्जा का सरलीकरण भी नहीं कर रहा, ना तो पाठ को दिलचस्प बना रहा। पाठ को दिलचस्प बनाने के लिए तो और भी तरीके हैं, यहाँ वो उसको बच्चों में एक तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता या कह लो बच्चों में चिंतन शक्ति के विकास की बात कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न कि सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी है जिसे शिक्षकों को इस्तेमाल करना चाहिए? बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय वस्तु को सीख गए, उदार भाव से ग्रेड देना, शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल करना और गृह कार्य देना।
देखिए प्रश्न को दोबारा पढ़ें आप। सामाजिक अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति सबसे अधिक प्रभावी, यानी प्रभावशीलता की बात हो रही है कि शिक्षकों को इस्तेमाल करनी चाहिए कि टीचर अगर पढ़ा रहा है सामाजिक अध्ययन तो ऐसी कौन सी विधि से वो पढ़ाए कि शिक्षण प्रभावी हो जाए। बार बार परीक्षा देने से यह सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी विषय, केवल परीक्षाओं से बच्चे का मूल्यांकन होता है, समझ विकसित नहीं होती उस बच्चे की, इसलिए ये आंसर नहीं। उदार भाव से ग्रेड दे रहा है तो भी इससे कोई मतलब नहीं है, अच्छी शिक्षण पद्धति नहीं है ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को आलोचनात्मक और विचारोत्तेजक गतिविधियों में शामिल, यानी कि टीचर खुद उनमें बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, खुद विषय वस्तु के प्रति उनकी अभिव्यक्ति सुनेगा, उनके विचार सुनेगा, उनको जोड़ेगा विषय वस्तु से, तब जाकर के वो अच्छा यानी प्रभावी शिक्षण करा पाएगा। गृह कार्य देना तो वैसे ही नहीं है, गृह कार्य से तो बच्चे ऊब जाते हैं। सी उत्तर रहेगा इसका। अगला प्रश्न देखिए कि कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, कक्षा में भावी अनुशासन बनाए रखना है कि हमेशा बच्चे अनुशासित रहें, छात्रों को जो चाहे करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें और उनसे नरमी व दृढ़ता का व्यवहार करें। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल आंसर का पता नहीं लग रहा है, बात सारी सही है कि छात्रों को जो चाहे करने दे, चलो इसको तो काट दो, ऐसा तो टीचर नहीं करने देगा कि जो मन में आए वो करने देगा, ये तो बिल्कुल गलत है। छात्रों के साथ कठोर व्यवहार, कहीं को लगता है कठोर व्यवहार करेंगे तो बच्चा क्या करेगा, अनुशासन बना के रखेगा, लेकिन हमें बच्चों के साथ कठोर व्यवहार नहीं करना है। बच्चों में एक पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे, बच्चे अधिगम नहीं कर पाएंगे, उनको डर लगने लगेगा, शिक्षक से दूरी बना लेंगे वो, ठीक है, इसलिए ये भी आंसर गलत है। छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को, हमें ऐसा लगता है कि कभी बच्चा जब शैतानी कर रहा है तो उनको कुछ काम दे दो तो बच्चे की एनर्जी काम में ट्रांसफर हो जाएगी, ये लेकिन बात कह रहा है कि कक्षा में भावी अनुशासन, उस समय वर्तमान अनुशासन की बात ना करके कक्षा में हमेशा अनुशासन बना रहे, इसके लिए टीचर को बच्चों के साथ नरमी और दृढ़ता दोनों का व्यवहार करना चाहिए। जब जरूरत हो बच्चों के साथ नरम व्यवहार करें, दोस्ताना व्यवहार करें, उचित व्यवहार करें, लेकिन जब आपको दृढ़ता और कठोरता की जरूरत है तो उनको पनिशमेंट भी आप दें, तब जाकर के बच्चे को लगता है कि भैया शिक्षक जो है एकदम सीरियस है, और जब पढ़ाता है टीचर तो बस पढ़ने पे ध्यान देना चाहिए। बीच बीच में आप उनके साथ जो है कभी कभार हंसी मजाक भी कर सकते हो, कहानियां इत्यादि रोचक बना सकते हो क्लास को, इसलिए नरमी और दृढ़ता दोनों का व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे, बार बार मूल्यों की बात करे, देवी देवताओं की बातें करे या महान व्यक्तियों की कहानियां सुनाए। स्पष्ट है, हमें पता है कि बच्चा अनुकरण से सबसे ज़्यादा सीखता है। अगर शिक्षक कहते हैं ना, मतलब शिक्षक में खुद में तो वो बातें हैं नहीं और बच्चों से कह रहा है कि हमेशा भी सत्य बोलो, खुद झूठ बोलता है शिक्षक, तो ऐसे शिक्षक से बच्चे कभी भी प्रभावित नहीं हो सकते। बच्चे झूठ बोलना ही सीखेंगे क्योंकि अनुकरण से सीख रहे हैं। इसलिए यदि शिक्षक खुद स्वयं आचरण अच्छा करेगा तो वो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर पाएगा। मूल्यों की बात करने से नैतिकता नहीं सीखते हैं, ना देवी देवताओं की बात करने से और ना महान व्यक्तियों की कहानियां सुनने से। आंसर ए रहेगा इसमें। अगला प्रश्न है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक के व्यवहार को कितने भागों में बांटा है। यह अच्छा प्रश्न है। देखिए कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार 2, 3, 4, 5 पढ़ा नहीं होगा अभी तक आपने, लेकिन मैंने क्लास जिन्होंने देखी है, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप और विमर्श वाली जो 2 क्लासें हैं, वो जिन बच्चों ने देखी है उनको पता है कि शिक्षक का व्यवहार कितने भागों में बांटा जा सकता है। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से भागों में? पहला तो है कक्षा कक्ष से पूर्व का, कक्षा कक्ष से पूर्व यानी कि टीचर कक्षा कक्ष में जाने से पहले जो तैयारी करके जाता है वो। दूसरा है कक्षा कक्ष के दौरान, और तीसरा है कक्षा कक्ष के पश्चात। देखिए यानी यहाँ पहले भाग में शिक्षक पूर्व तैयारी, पाठ योजना इत्यादि बना करके वो जाता है, पाठ योजना का निर्माण करता है कि कैसे मुझे बच्चों को पढ़ाना है। दूसरे भाग में कक्षा कक्ष के दौरान की जितनी भी गतिविधियां, जितनी भी वो शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है, बच्चों से प्रश्न पूछता है, अंतः क्रिया इसमें आ जाती है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य की।
और तीसरे में मापन और मूल्यांकन आ जाता है। इसमें कक्षा कक्ष के पश्चात मापन और मूल्यांकन की बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, इसलिए उत्तर इसमें रहेगा बी। चलिए, ये हमारी जो क्लास थी कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, उनके क्वेश्चन आंसर जो भी संभावित थे वो हमने बता दिए। अगली क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।